कि हो सकता है ये कोविड से अलग है, जिसके तहत अभी सारे धार्मिक स्थल बंद है, उसकी वजह से बंद कर दिया नहीं, गया। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पर हमने बात करें कि कोविड की वजह से तो नहीं है, नहीं है तो उन्होंने हमको मैं आपको वो कागज़ दूंगा, आप आपके माध्यम से जनता को भी बताइए, बाकी सब लोगों को बताइए उन्होंने जो कंप्लेंट की है। जी उन्होंने कंप्लेंट की और वो कंप्लेंट के एक दिन पहले उनके जो बॉस है कक्ष अधिकारी के जी जॉइंट सेक्रेटरी इम्तियाज़ काजी, जी हज कमेटी के एक इम्तियाज़ काजी, ये कार्यकारी अधिकारी है, इन्होंने सीपी साहब के तरफ बैठक लेके वहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन किया कि वहाँ पर कुछ लोगों ने अलग तरीके से कब्ज़ा करके रखा है, वो हटाना है वगैरह। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीपी साहब को ये बताया गया था कि वहाँ पर मस्जिद है और वो मस्जिद बंद करना है। 2019 से मस्जिद शुरू हुई है, आज तक वहाँ पे ना कोई क्राइम हुआ, ना कोई वहाँ पर शांति भंग हुई, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। लेकिन सरकार के माध्यम से इम्तियाज़ काजी साहब और मखदूम साहब ने जो कंप्लेंट की है उसके वजह से वहाँ की शांति भंग हो चुकी है, और आगे फिर क्या होगा उसके लिए मैं ना वहाँ के लोग जवाबदार रहेंगे। नमस्कार आदाब, मैं नावेद आजमी। जैसे कि आप जानते हैं, बीते हुए कल हज हाउस में बहुत सी चीज़ें देखने को मिली जो समाज के लिए ठीक नहीं था। फरियादियों ने आरोप लगाया है कि हज हाउस की मस्जिद को में नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी जा रही है। आइए हम फरियादियों से ही बात करते हैं क्या मुद्दा है। पहले हम जानते हैं हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है जनाब जुनैद खान साहब, जनाब असलम खान साहब, और हमारे साथ मौजूद है लीडर सरफराज साहब। आप तीनों का मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कल क्या हुआ था। जुनैद भाई, आपसे शुरू करते हैं। एक्चुअली हुआ ऐसा कि मुंबई से हज कमेटी की तरफ से कुछ लोग आए और उन्होंने मस्जिद बंद कर दिया, ऐसा बस्ती वालों का फ़ोन आया। ओके। और बस्ती वालों का फ़ोन आने की वजह ये थी कि हज 2019 के समय में मैं वहाँ का चेयरमैन था। ओके। हमारी सरकार नहीं रही तो हम 2 साल से चेयरमैन है नहीं, लेकिन जिनकी सरकार है उन्होंने भी किसी और को बनाया नहीं। तो बस्ती वालों को लगता है कि यही लोग कुछ प्रॉब्लम आई तो फ़ोन करते रहते वहाँ से, तो आज हाउस बंद हो गया वगैरह। गणेशपेट पुलिस स्टेशन के अंदर में सबको लेके चले गए नमाज़ पढ़ने वालों को। तो मैं गणेशपेट पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पता कि ये क्या हुआ। तो उनका कहना था कि किसी ने कंप्लेंट किया है मुंबई से आके हज कमेटी की तरफ से कि यहाँ मस्जिद जो चल रही है वो अवैध है और उसके अंदर नमाजी नहीं आ सकते करके पुलिस फोर्स वहाँ लगी है। मैं आपको 2 मिनट के लिए जी बोलिए। चाहूँगा। आपने बोले मस्जिद अवैध रूप से चल रही है। ऐसा हज कमेटी के कक्ष अधिकारी मखदूम, जी इन्होंने अपनी साइन से गणेशपेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की है 9 तारीख को। अच्छा। पीआई सिरसागर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें मस्जिद बंद करने का या हज हाउस बंद करने के कोई राइट्स नहीं है। जी। लेकिन कहीं तो भी जिनकी प्रॉपर्टी है ये हज कमेटी की, अल्पसंख्यक मंत्रालय की, उनके तरफ से ऐसा कोई कंप्लेंट आई है हमारे पास कि वहाँ पर जो मस्जिद है वो मस्जिद परमानेंट मस्जिद नहीं है। उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, जबकि वो मस्जिद 3 साल से शुरू है। उनको अभी पता चला कि वो परमानेंट मस्जिद नहीं है और नहीं पढ़ सकते। तो ये कंप्लेंट होने से पहले क्या वहाँ नमाज अदा की जाती थी? कंप्लेंट होने के पहले 3 साल पहले से वहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा हो रही है, जुमा हो रहा है, उसके बाद में ईद की नमाज वहाँ अदा हो रही है। वहाँ पे बाकायदा मौज़न है, इमाम है, जिसका पेमेंट कुछ समय तक महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी ने चेक द्वारा करी है। अच्छा। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वो पेमेंट करना बंद कर दिए। तो बस्ती के लोग चंदा जमा करके इमाम मौज़न का पेमेंट करते हैं। वहाँ पर लगी हुई एक एक चीज़ ये बस्ती और वहाँ के जो लोग हैं इन्होंने चंदा करके जमा की हुई है। उसके अंदर जानीमाज रहो, साउंड सिस्टम हो, ये हर चीज़। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि हो सकता है ये कोविड से अलग है, जिसके तहत अभी सारे धार्मिक स्थल बंद है, उसकी वजह से बंद कर दिया नहीं, गया। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पर हमने बात करें कि कोविड की वजह से तो नहीं है, नहीं है तो उन्होंने हमको मैं आपको वो कागज़ दूंगा, आप आपके माध्यम से जनता को भी बताइए, बाकी सब लोगों को बताइए उन्होंने जो कंप्लेंट की है। जी।
उन्होंने कंप्लेंट की और वो कंप्लेंट के एक दिन पहले उनके जो बॉस है कक्ष अधिकारी के जॉइंट सेक्रेटरी इम्तियाज़ काजी, जी हज कमेटी के एक इम्तियाज़ काजी ये कार्यकारी अधिकारी है, इन्होंने सीपी साहब के तरफ बैठक लेके वहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन किया कि वहाँ पर कुछ लोगों ने अलग तरीके से कब्जा करके रखा है, वो हटाना है वगैरह। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीपी साहब को ये बताया गया था कि वहाँ पर मस्जिद है और वो मस्जिद बंद करना है। तो इम्तियाज़ काजी जिनका आप नाम ले गए हैं वो हज कमेटी से बिलोंग करते हैं, आप बोल जी। रहे हो। और वहाँ तो कोई कम्युनिटी अभी के का है ही नहीं। एग्जैक्ट सब विखंडित हो चुकी है। एग्जैक्ट हमको यही कहना है। आप भी उस पहले की कम्युनिटी में रह चुके हैं, आपकी कम्युनिटी टूटने के बाद वहाँ कोई कम्युनिटी नहीं बनी है वहाँ। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो मैं फिर वो आप कैसे कहेंगे कि उन्होंने वहाँ पे कम्युनिटी के पावर लेके यानी कंप्लेंट किया, कैसे, यानी ये कैसे पॉसिबल है? देखिए मेन बात तो ये कि वहाँ पर कमेटी नहीं है, ये पक्की बात है। कमेटी का काम चलाने के लिए जी कमेटी का काम चलाने के लिए कार्यकारी अधिकारी डेस्क ऑफिसर रहते हैं कि कमेटी किस तरीके से काम करती है, उनका काम करने के लिए। अगर कमेटी नहीं है तो इन अधिकारियों को कौन ऑर्डर दे रहा है? हम भी वही जानना चाह रहे हैं कि इन अधिकारियों को आप जाओ 3 साल के बाद में भी नागपुर हज हाउस देखो, वहाँ पर ये चेंज करो, इनको ये सब ऑर्डर कौन दे रहा है? हो सकता है, देखो मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं डायरेक्ट अगर सरकार पे आरोप लगाऊंगा तो आप बोलोगे कि तुम आरोप लगाता है। हो सकता है उस संबंधित डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बोल रहा हो उनको, क्योंकि किसी न किसी के आदेश पर तो वो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं इस पर नवाब मलिक साहब से भी कहूँगा कि आपको अगर किसी ने बताया है कि उस हज हाउस में गलत काम हो रहे तो ये बिल्कुल गलत है। आप आइए, चौकसी करिए और किसी थर्ड पार्टी से वहाँ का इंस्पेक्शन करवाइए कि वहाँ मस्जिद शुरू है कि नहीं है, वहाँ का वातावरण कैसा है। मस्जिद 3 साल से शुरू है, तब से हज हाउस में कोई भी टाइप का एक भी ऐसा क्राइम नहीं हुआ है कि जिसकी गुनाह वहाँ पुलिस स्टेशन में दर्ज हो। 3 साल पहले की बात बताता, जब मस्जिद नहीं थी 376 के 2 गुने दाखिल है वहाँ पर। मैंने ये बात नहीं बताना चाहिए, लेकिन आज अगर इस तरीके के सवाल उठते हैं तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि दांत भी अपने और होठ भी अपने। 376 जैसे घिनौने काम उस जगह पर हुए हैं। 2 गुने दाखिल है, जिसके अंदर में 1 गुना है गणेशपेट पुलिस स्टेशन में और 1 गुना है धंतुली पुलिस स्टेशन में। लेकिन जब से मस्जिद शुरू की है, मस्जिद शुरू हुई है सन 2019 से, 19 से मस्जिद शुरू हुई है, आज तक वहाँ पे ना कोई क्राइम हुआ, ना कोई वहाँ पर शांति भंग हुई, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। लेकिन सरकार के माध्यम से इम्तियाज़ काजी साहब और मखदूम साहब ने जो कंप्लेंट की है, उसके वजह से वहाँ की शांति भंग हो चुकी है। और आगे फिर क्या होगा उसके लिए मैं ना वहाँ के लोग जवाबदार रहेंगे। तो मेरे को सूत्रों के हवाले से तो यहाँ तक पता चला है कि ये जो आप लोग मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हो, वो असल में इसके पीछे कुछ और ही कारण है कि सिक्योरिटी गार्ड का कुछ पेमेंट वो कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए आप, जैसे कि आप बीजेपी हो, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं, आप सचिव हैं, आप भी युवा पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग एक कांग्रेस और से बीजेपी चलाना चाह रहे हो। ये माफ़ करना, तो ये आप क्या वाकई में मस्जिद के साथ है या मुद्दा भटका? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। बीजेपी का देखा गया हमेशा एजेंडा मुसलमानों के साथ रहता ही नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ और आगे भी रहूँगा, लेकिन ये जो बात है ये ना ही भारतीय जनता पार्टी की है, ना ही जुनैद खान के घर की है। ये बात है अल्लाह का जो घर है, जहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, जहाँ नमाज कांग्रेस वाला भी जाके पढ़ सकता है, बीजेपी वाला भी जाके पढ़ सकता है, और कोई भी मुसलमान जो ईमान पर अपना ईमान पक्का है जिसका, या ईमान पर जो चलता है, वो वहाँ नमाज़ पढ़ सकता है। उसके लिए वो घर खुला रहता है। उस घर को बंद किया जा रहा है, उसके लिए लड़ाई की बात है। और रहती बीजेपी की, तो मैं माननीय पालक मंत्री नागपुर के नितिन राउत साहब की तरफ नहीं गया रहता। मैं निवेदन लेके कुछ लोगों के साथ उनके पास भी गया, उनको भी बताया कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, आप ये मत करिए। मैं सीपी साहब के तरफ भी गया, लेकिन सीपी साहब छुट्टी पर है, तो इंशाल्लाह पीर के दिन जाके उनसे भी मुलाकात करूंगा। मैं डीवाईएसपी साहब के तरफ भी गया, मैं एसबी जो डीवाईएसपी है उनके तरफ भी गया, मैं गणेशपेट पुलिस स्टेशन भी गया, मैं आपके जो डीवाईएसपी बैठते हैं कोतवाली पुलिस स्टेशन में, डीसीपी जो बैठते हैं कोतवाली पुलिस स्टेशन में भी गया।
मुझे मुद्दा बनाना रहता ना तो मैं इन सब के तरफ नहीं जाता, मैं तो वहाँ पार्टी का झंडा ले लेके चिल्लाते घूमा रहता कि ये सरकार ने देखी है, ये मुसलमानों की फेवर की सरकार बोलती है अपने आप को, और ये यहाँ की मस्जिद बंद करवा रही है। इस तरीके से मैं अपना आंदोलन करा रहता, लेकिन मैं वैसे काम नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो मस्जिद को सब मिलकर शुरू करें। उसमें मुझे कांग्रेस पार्टी के भी लोगों की ज़रूरत है, उसमें मुझे राष्ट्रवादी के भी लोगों की ज़रूरत है, और उसमें मुझे सभी समाज सेवकों की ज़रूरत है कि वो मस्जिद शुरू करने के लिए मैं सभी के साथ चल के कहीं पर भी जाकर बात करने के लिए तैयार हूँ। तो आप यहाँ पालक मंदिर के तरफ गए जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन? उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ और इंशाल्लाह सोमवार तक वो मस्जिद शुरू कर दी जाएंगी। अच्छा, हाँ। तो मस्जिद शुरू हो जाएंगी तो फिर आप लोग ने जब पालक मंदिर को दे दिए थे तो फिर नौबत पुलिस स्टेशन तक जाने की क्यों पड़ गई? पुलिस स्टेशन क्योंकि तक इससे मुस्लिम कौम का एक नाम खराब हो गया है अगर आप लोग मस्जिद तक मुद्दा ले जा रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे में तो स्वाभाविक है कि आप लोग पे भी उंगलियां उठेंगी कि आप लोग आरोप खाली राजनीति करने के लिए। गणेश पेट पुलिस स्टेशन ने वहाँ पर पुलिस लगा के रखी है। जी। बाहर हज हाउस के गेट को 2-2 ताले लगा के रखे हैं। मुझे ये बताइए, हज हाउस का जो प्रीमाइसेस है, महाराष्ट्र हज कमेटी का यहाँ पर ऑफिस नहीं है जी, वो मुंबई में है। नागपुर हज हाउस को महाराष्ट्र हज कमेटी चलाती है रेंट पर। यहाँ पर वक्फ बोर्ड का भी ऑफिस है, यहाँ पर मौलाना आज़ाद का भी ऑफिस है, और यहाँ पर बाकी शादी ब्याह और कोई कार्यक्रम के लिए देने के लिए रूम्स और हॉल भी है। तो ये सब जनता हज हाउस में कभी भी आ जा सकती है। आपने पूरा हज हाउस बंद कर दिया सिर्फ एक मस्जिद बंद करने के लिए। ये क्या तरीका हो गया? पूरे हज हाउस को बाहर से लॉक लगा दिया कि अंदर कोई आएगा नहीं। अरे अगर किसी को मौलाना आज़ाद के ऑफिस में जाना है, किसी को वहाँ पर वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जाना है, किसी को बुकिंग की बात करने के लिए जाना है, और कोविड के चलते हुए आप 4 लोग 5 लोगों को, अरे 5 लोग बस्ती के नहीं तो कम से कम कोई अधिकारी मुस्लिम हो गए तो उन्होंने ही वहाँ पे नमाज अपनी अदा करना, लेकिन मस्जिद बंद नहीं करो, ये हमारा मुद्दा है। और वो पुलिस के डर के मारे पुलिस अंदर किसी को आने नहीं दे रही, इसलिए हमको गणेश पेट पुलिस स्टेशन जाकर पीआई साहब से बात करनी पड़ी। तो उनका कहना था कि हमको ऊपर से आदेश है। भाई आप मेरे को बातों में बहुत फंसा देते हैं। नहीं, मैंने जो आपसे सवालात किए आपने उसका घूम के मुझे कंफ्यूज कर दिए। मेरा सवालात आपसे ये था कि क्या आप मुद्दे को भटकाने के लिए मस्जिद का मुद्दा लाए हैं, क्योंकि ये बिलिंग का जो है और सिक्योरिटी गार्ड का जो मुद्दा भी आ रहा है उस पर आपने तो कुछ जवाब दिया ही नहीं। अच्छा, अच्छी बात निकाले आपने। मैं उधर ही जाने वाला था और वो चीज़ें भूल गया था और मुझे उस पर बात भी करनी है। भूल गए थे आप मेरे को कंफ्यूज कर दिए। नहीं, कंफ्यूज नहीं। अभी क्या हो गया कि बाकी सब विषय को दूर रखकर सिर्फ मस्जिद कैसे शुरू करने का वहाँ फोकस था। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि रही बात आपने जो कहा कि वहाँ गार्ड और किसी के बिल का जो विषय था, तो बिल का विषय ऐसा है कि हज 2019 में जो काम हुआ पूरे नागपुर शहर को पता है कि वो काम कैसा हुआ। एक भी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है कि काम गलत हुआ। हाजियों को कोई दिक्कत गई ऐसी एक भी कंप्लेंट नहीं है। हज हाउस में किसी चीज़ की कमी रही ऐसी एक भी कंप्लेंट नहीं। पानी से लेके हर चीज़ वहाँ पर दी गई। तो ये सब करते वक्त उसका एक खर्चा भी आता है। और हमारी कमेटी ये फर्स्ट टाइम आई हुई कमेटी थी। अच्छा। और हमारी कमेटी ने कोई भी वहाँ काम की होंगी तो अपने मर्जी से तो नहीं की होंगी। उस वक्त जुबेर नाम के एक ऑफिसर हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र ने परमानेंट हमको यहाँ दे दिए थे। ओके। नागपुर के हज हाउस में जो लोगों के पासपोर्ट भी करते थे, जिनसे बात होती थी कि अपना ये बिल है, इन सब का बिल डालना है, तो भाई डाल दो हो जाएगा, डाल दो हो जाएगा, डाल दो हो जाएगा, इनको क्या करना है। और उन्होंने जो अधिकार हमको दिए थे कि आप वहाँ पर वेंडर अपॉइंट करिए, जो भी अपॉइंट करिए, उनके जो खर्चे हैं या उनके जो बिल है वो हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र देंगी। हमने उसी तरीके से जितने भी लोगों ने काम किया उनका एक बिल बनाया। बिल बना के वो बिल हमने महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को दे दिया। उस वक्त जमाल भाई उसके अंदर में महाराष्ट्र हज कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने बिल को वहाँ पर बिल को चेक करने के लिए एक कमेटी बनाई। वो कमेटी ने आके बिल चेक करी, उसके बाद में वो बिल वहाँ रखा गया। बिल रखने के बाद में वहाँ के सीईओ का कहना था कि अपने को यहाँ से जितनी जो बुकिंग आती है, बुकिंग इन द सेंस जो हज के लिए फॉर्म भरते हैं अपन 300 रुपये के, तो अपने नागपुर जोन से जितने लोग जाते हैं हज को, वो जो फॉर्म भरते हैं तो 3,500 के करीब हाजी जाते हैं। 3,500 हाजी इंटू 300 रुपये और उसका 50%।
ऐसा हमारे हिस्से में 6 लाख कुछ आता है, तो अपने को एक पॉइंट से 6 लाख समथिंग हज़ार ही खर्चा करते आता है, उससे ऊपर करते नहीं आता। और बिल 30-40 लाख रुपए के थे। तो हमने कहा ठीक है, आप वो रिलीज़ करिए और आगे का बिल मंत्रालय को फॉरवर्ड करिए। मंत्रालय वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेड में से वो पेमेंट देंगे। हमारी वो लड़ाई चल रही थी, कि मंत्रालय से वो पेमेंट हमको कैसे लेना चाहिए, क्योंकि हज कमेटी में भी पैसे है। तुम हज कमेटी में अभी जाओ और हज कमेटी में एक 5-6 साल का RTI डालो वहाँ से, और पता करो कैसे कैसे काम के लिए उन्होंने पैसे नहीं उठाए। टिकट आने जाने का, होटल का, खाने का, यहाँ पर मोटर ठीक करने का, पेंट करने का, नल लगाने का, ये वो इतने अनाप शनाप खर्चों के बिल उन्होंने वहाँ से निकाले हैं। तो जो हाजियों के ऊपर खर्चा हुआ उसका बिल देने के लिए हज कमेटी को क्या प्रॉब्लम हो रही है? सरकार से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। हज कमेटी के अकाउंट में पैसे है, और इतने पैसे हैं जिससे हाजियों की अपने महाराष्ट्र के हर हज हाउस के ऊपर में व्यवस्था बहुत अच्छे से की जा सकती है। हमको उनके ही फार्म के 300 में के 150 रुपए के ऊपर काम करने की ये किसने कहा? ये कौन सा तरीका हो गया? और ये चेंज करने के लिए उस वक्त की महाराष्ट्र की हज कमेटी ने भी कोशिश की और हमने भी की है, लेकिन हमारी कहीं तो भी सरकार चेंज होने की वजह से हम उस पद पर नहीं रहे। वो प्रकरण अभी भी मंत्रालय में हमारी फाइल है, जो बाकी लोगों के पेमेंट के लिए, और इंशाअल्लाह बचे हुए लोगों का पेमेंट भी आज नहीं तो कल, उसके लिए भी आंदोलन, लड़ाई झगड़े करके हम निकाल लेंगे। लेकिन वो पेमेंट से और हाजियों की जो खिदमत हुई उससे कोई लेना देना नहीं। आज भी जो वेंडर है, जिन्होंने काम किया है, उन्होंने सब्र रखा है। क्यों सब्र रखा है? क्योंकि इसी हज कमेटी ने, जिस हज कमेटी की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे अभी हम नहीं है, उन्होंने फिर उस वेंडर को 3 लाख का बिल है तो 50,000, 10 लाख का बिल है तो 2 लाख रुपए, 25,000 का बिल है तो 5,000 रुपए, फिर इन्होंने क्यों उसके अकाउंट में डाले? अगर वो वेंडर ने गलत तरीके से काम किया था तो हज कमेटी ने अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे नहीं डालना था। कहीं तो भी हज कमेटी के तरफ से कोई भी प्रॉपर व्यक्ति सामने आकर इन सब सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। और मैं महाराष्ट्र हज कमेटी के जो भी पदाधिकारी है सरकारी, उनको आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर हमने कोई गलत काम किया है तो मैं उनके साथ आपके यहाँ पर इसी डायस पर बैठ के हर तरीके से बहस करने के लिए तैयार हूँ, और वो कहाँ गलत है वो आपको मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ। तो मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था कि फिर ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाला जो मुद्दा निकला है, ये क्या है? सिक्योरिटी गार्ड का मुद्दा है ऐसा है कि इसके पहले वहाँ पर ये जो काम दिया गया था, एक नवनित्यम नाम की सोसाइटी को काम दिया गया था, जो सोसाइटी 9 साल से काम कर रही है वहाँ पे। जिस सोसाइटी का एक बार टेंडर हुआ और वो 9 साल से काम कर रही है। ऐसा कौन सा सरकारी टेंडर है कि जो टेंडर आप 9-9 साल तक कर सकते हो? मैं वो काम, मुझे समझ में आता है कि मुझे वो काम करने के लिए एक तो मेरे फेवर का ऑफिसर चाहिए, या मेरे को कुछ तो भी उल्टे सीधे वहाँ पर कागज़ लगा के धंधे करके मेरे को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। क्या उस काम में कोई कंपटीशन ही नहीं हो रहा था कि 9 साल से एक ही एजेंसी काम कर रही थी? उस एजेंसी को फिर से वापस लाने के लिए ये जो कार्यकारी अधिकारी है इम्तियाज़ काजी जी, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सभी को। और उसी के लिए ये बनाया गया उनका ये एक षड्यंत्र है कि यहाँ पर किसी ने कब्जा करके रखा है, यहाँ पर वो जो गार्ड है वो खाली नहीं हो रहे हैं। सीपी साहब ने बोले कि यहाँ का चार्ज दे दो, वो गार्ड की एजेंसी जिसके तरफ थी कि क्या नाम है अपने वहाँ पर जो एजेंसी चला रहे हैं उनको दे दो करके बोले, तो उन्होंने आए अपने गार्ड हटा दिए, वहाँ दूसरे गार्ड आ गए। अभी वहाँ का दिक्कत है, वहाँ कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, किसी को मना ही नहीं आने जाने के लिए। मैं खुद हज कमेटी नागपुर ज़िले से जब हटा हूँ तब से आज तक मैं खुद वहाँ नहीं गया। 1.5-2 साल में खुद मैं वहाँ नहीं गया कि मेरे जाने से ये ना लगे कि ये तो अभी है नहीं और फिर भी आते हैं करके। अभी तो सिर्फ मस्जिद का मसला आया है करके मैं वहाँ जा रहा हूँ, और मस्जिद शुरू करे तक आंदोलन करूँगा और वहाँ पर जाते रहूँगा। यानी आप ये बोल रहे हो कि मस्जिद का मसला सॉल्व नहीं हुआ तो आप आंदोलन करें? बिल्कुल बिल्कुल, हर तरीके से आंदोलन करूँगा, विरोध करूँगा, इम्तियाज़ काजी जी का भी विरोध करूँगा, मखदूम जिन्होंने वहाँ पे कंप्लेंट किए उनका भी विरोध करूँगा, सरकार का विरोध करूँगा, नवाब मलिक साहब का भी विरोध करूँगा। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि आप जनता, एक आम आदमी के हक से पुलिस स्टेशन और पालक मंत्री के पास गए थे, तो ये आंदोलन आप जनता के रूप में करोगे? जनता के रूप में नहीं, महामंत्री के? मैं जनता के तरफ से ही आंदोलन कर रहा हूँ, जनता के तरफ से ही आंदोलन करूँगा,
और ये आंदोलन कब करूँगा कि जब सब जनता ठहराएंगी कि पीर बोलो या मंगल बोलो, हमारा लिमिट ख़त्म हो रही है, हमने हमारे तरीके से सभी को निवेदन दिया, सभी के यहाँ जाके आ रहे हैं। और जब बाकी पार्टी वालों के तरफ से अगर कुछ मदद नहीं हुई तो फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी का बैनर लेना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के बैनर के माध्यम से मैं फिर मेरे समाज की लड़ाई मैं पार्टी के बैनर के तले करूँगा। असलम सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतना सब जो हुआ है मस्जिद का मुद्दा और जुनैद भाई ने जो बोला है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, जुनैद खान साहब जो है हमारे महामंत्री है और मैं प्रदेश में सचिव हूँ। तो ये जो मसला है, आप इससे पार्टी को ना जोड़े, ये व्यक्तिगत भी ना जोड़े इससे, ये कौम का मसला है। और मस्जिद जो है किसी पार्टी की नहीं होती, कौम की होती है। और हम कौम के समाज का एक नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं। अभी कल जो पुलिस स्टेशन गए, हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के गए, और हमारे पालक मंत्री जी के पास गए तो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के गए, ना कि पॉलिटिशियन बन के गए हम। और आगे भी हम सामाजिक कार्य करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता बन के ही काम करेंगे। और सर, आपका क्या कहना है जुनैद भाई आंदोलन करने वाले के ऊपर? मैं भारतीय जनता पार्टी युवा सह प्रमुख प्रदेश में हूँ, और मैं ये जो है समाज की लड़ाई है। मस्जिद जो है अवैध नहीं होती है। मस्जिद में जब 3 साल से नमाज़ पढ़ने दे रहे हैं तो अचानक कोई ऑर्डर लेकर आता है और उसको जो है एकदम से मस्जिद बंद कर देता है, ताले लगा देता है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं जुनैद भाई के साथ में कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ, और मैं युवा प्रमुख होने के नाते 1000-2000 युवा जुनैद भाई के साथ में हमेशा खड़े हैं, और इस आंदोलन के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो देखा दोस्तों, आपने मस्जिद का जो ये मुद्दा अभी नागपुर के हज आउट में निकला है, काफ़ी गर्म होने लगा है। कल से ये मुद्दा चालू हुआ है। उम्मीद करते ये मुद्दा आंदोलन तक ना जाए, ना ही कोर्ट कचहरी तक जाए। इससे कौम की ही बदनामी होना है और कुछ नहीं। हम उम्मीद करते हैं कल से यहाँ पे सांकेतिक नमाज शुरू हो जाएंगी, और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत लोगों को नमाज पढ़ने की परमिशन दे दी जाएंगी। आमीन आमीन। उम्मीद करते हैं अभी तक की आपकी उम्मीद करते हैं आज की ये खबर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हम सबको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। चलिए, अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।